लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और इस वक्त आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से ये लाइव एपिसोड बजट पर है। ये बजट स्पेशल है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ये आखिरी बजट सेशन है और सबकी नजर इस वक्त सरकार पर है कि बजट में क्या कुछ खास आता है। 25 तारीख को वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बजट पेश करेंगे सदन में और उस दिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कुछ है और उस पर चर्चा भी बनी रहेगी। लेकिन जो बजट सत्र की शुरुआत हुई है, कल तो औपचारिकताएं पूरी की गई 20 तारीख को, मूलतः आज से शुरुआत हुई है और आज ही सदन में गर्मा गर्मी जबरदस्त तरीके से हुई। कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि हमने चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल पर एक बहुत ही बड़ा और भव्य सेट लगाया था, लगाया है, अभी भी है, लेकिन बारिश की वजह से हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़े हैं। और जो हमने अभी पीसीआर बनाया, अगर मैं कैमरा पैन करके दिखाऊं तो मौसम की वजह से उस पर डालना पड़ा कपड़ा ताकि इक्विपमेंट्स सेफ रहे। और इसके पहले का जब सेशन लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि अभय चौटाला जी के साथ कर रहे थे, शुरुआत हुई लेकिन बीच में ही कुछ देर के बाद वो बारिश शुरू हो गई, फिर हमें इंडोर करना पड़ा। कई खास मेहमान हैं इस वक्त, परिचय करा दूं पहले आपका। डॉक्टर पवन सैनी जी हैं, बीजेपी से एमएलए, और कोशिश ये रहेगी कि पूरे बजट के दौरान जो हम बजट स्पेशल कर रहे हैं इसमें हम एमएलए को ही मेहमान के तौर पर यहाँ लेकर के आते रहें। बलवान दौलतपुरिया जी हैं, एमएलए आईएनएलडी से, और ये जेपी जी हैं, जयप्रकाश जी इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, कलायत से हैं। एक और मेहमान आने हैं जो जुड़ जाएंगे कुछ देर में, कुलदीप शर्मा जो एमएलए हैं कांग्रेस से, तो वो जैसे ही आएंगे वो भी इस चर्चा में शामिल हो जाएंगे। पवन जी, सबसे पहले आपने शुरुआत की आज, है ना, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, एक डेढ़ घंटे। माननीय महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था, जो सरकार ने अच्छे काम किए, सारे जो बढ़िया काम किए, जनहित के अंदर जो काम किए, उन सबको मैंने डिस्क्राइब किया है, उन सबको पूरी अच्छी तरह उसके ऊपर प्रकाश डाल करके देश और प्रदेश के लोगों ये जो अभिभाषण हुआ राज्यपाल महोदय का, उसमें ऑपोजिशन के लोगों को बहुत आपत्ति है कि नगर निगम चुनाव और जींद बाई इलेक्शन के रिजल्ट, वो तो चुनाव सरकार नहीं, वो तो बीजेपी लड़ रही थी या सरकार लड़ रही थी। देखिए, बीजेपी और सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी मेरे हिसाब से एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, और सरकार एक सरकार है। लेकिन ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पार्टी ने ही वहाँ से विधायक चुन करके जो है ना उसके सिंबल पे लड़ा, वो सरकार के अंदर सम्मिलित हुआ है। इसलिए दोनों जो है ना एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो अगर तब तो आने वाले समय में आप अपनी जो पार्टी की जो ऑफिशियल मीटिंग है वो भी विधानसभा में कीजिए। देखिए, वो संगठन अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि संगठन अलग है, सरकार अलग है, यही ऑब्जेक्शन है। नहीं, ऑब्जेक्शन इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं रंजन जी, उनके पास तो कुछ नहीं है। हमें लगा, आपने देखा कितनी प्रेजेंस थी उनकी वहाँ, वो तो समय पूरा कर रहे थे, और इसलिए विपक्ष का आपने देख लिया, मेयर के चुनाव में भी देख लिया, वो तो कहने लायक भी नहीं है। मुझे बताते बड़ा, मैं क्या कह सकता हूँ। कौन कहने लायक नहीं है? आपके बगल में जो ये वैसे मारते रहे आड़ की पताड़, नाम दौलतपुरिया है, आजकल वोट की दौलत खत्म हो गई, आप वही कह रहे हैं ना। ये इंडियन नेशनल लोकदल से है, मेरे भाई हैं। मैंने जींद के चुनाव में कहा था, उपचुनाव में, ये वेंटिलेटर पे है और 31 तारीख को वेंटिलेटर हट जाएगा, कोमा में है मेरे मित्र जो है ना। ये कह रहे हैं कि भाई सरकार है, चुनाव लड़ी, और इनकी पार्टी का ये कहना है, जिसपे आप लोगों को बड़ी घोर आपत्ति है कि अभिभाषण में एक पार्टी विशेष की जीत की चर्चा क्यों हुई। इनका कहना है कि जो सरकार चला रहे हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो स्कीम्स हैं, उस चुनाव के जरिए लोगों ने उस पर मोहर लगाई कि हाँ, जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जो हम चुनाव के दौरान कह रहे थे ना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो महामहिम ने अभिभाषण में स्पष्ट कर दिया कि जींद उपचुनाव सरकार जीती है, ना कि पार्टी जीती है।
वो इनके भाषण में पूरी तरह स्पष्ट हो गया था। और ये बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे ना, हमने जींद उपचुनाव जीत लिया, 5 मेयर जीत ले, आने वाले दिनों में हम फतेह करेंगे। इनको याद करना चाहिए 1986 में भी एक उपचुनाव हुआ था तो शाम का, चौधरी बंसीलाल ने बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था। और 1987 में जननायक चौधरी देवीलाल की 85 सीटें आई थी। इसी तरह 93-94 में एक नरवाना का उपचुनाव हुआ था, चौधरी रणदीप सुरजेवाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उसके अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीतते थे। और हरियाणा विकास पार्टी को 1700। नरवाना में तो और भी चुनाव हुआ था ना, वो वाला क्यों भूल जाते हैं सर? अरे उसकी भी चर्चा कर दीजिए ना। ये कहना चाहता हूँ बाई इलेक्शन, ये बाई इलेक्शन जीत के बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं, मैं उसका बता रहा हूँ आपको। नरवाना उपचुनाव में हरियाणा विकास पार्टी को 1768 वोट मिले थे 93-94 में, और 96 के अंदर चौधरी बंसीलाल सरकार बना। आपको तो डबल मिल गया। अरे भाई 1700 मिला, आपको 3500 मिल गया। आप मेरा क्वेश्चन तो पूरा होने दो, मेरा आंसर तो पूरा होने दो। 1700 मैं ये कहना चाहता हूँ भी बाई इलेक्शन जीतना और आगे जनरल इलेक्शन में सरकार बनाने में बहुत अंतर है। ये मेरा बीजेपी है, इनका दिमाग थोड़ा सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। 5 मेयर जीतने से जब जनरल चुनाव आएंगे तब इनको पता लग जाएगा। और जहाँ तक आप राज्यपाल के भाषण की बात कर रहे थे, हम तो कहते हैं ये सारे दिन झूठ का पुलिंदा है, और वैसे झूठ का पुलिंदा इन्होंने लिख के मुहिम को दे दिया। वो उन्होंने पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा, पहला पेज पढ़ दिया, लास्ट पेज पढ़ के उन्होंने कह दिया इसको पढ़ा हुआ समझा जाए, क्योंकि उनको पता था कि हरियाणा के जीवन रेखा SYL, इसका इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। सिर्फ ये कहा कि हम प्रतिबद्ध है। ये प्रतिबद्ध वचनबद्ध कब तक है? ये नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सर्वदलीय मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री के निवास स्थान पे, और मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया था क्या। नहीं ठीक है, आ जाएंगे ना SYL। अरे सर SYL पे आ जाएंगे, SYL के बिना चर्चा शुरू नहीं होगी, और मतलब चर्चा पूरी नहीं होगी। और SYL पे तो मेरा मानना है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी सिवाय ड्रामा का कुछ नहीं करती हैं, उसमें मेरा भी अपना भी विचार है, लेकिन मैं उस पे आ जाऊंगा। ये जो राज्यपाल ने चर्चा कर दी, ये कुलदीप शर्मा जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, कुलदीप शर्मा जी भी आ गए हैं, MLA कांग्रेस। चलिए सर, अभी शुरू हुआ था, आप आ गए। मैंने कहा कि समय जो है वोटर इंतजार कई बार नहीं करता है। लेट हो जाने पे मतलब बूथ पर वोटर्स कम पहुंचे तो दिक्कत होती है ना सर। जी आ रहा हूँ। तो कुलदीप शर्मा जी भी आ गए। मेरा ये कहना है सर कि अगर सरकार ने जो उनका अपना पक्ष था कि अगर जींद उपचुनाव और उसकी अगर चर्चा कर दी, टेक्निकल एस्पेक्ट अपनी जगह पे, अभी आपके नेता जो हैं सर्वोपरि सर्वमान्य नेता माननीय अभय सिंह चौटाला जी, मैं पूछ रहा था कि ये टेक्निकली तो चलिए जो है उस पे वाद विवाद होता रहेगा, कुछ दर्द भी हुआ क्या? मतलब ये नगर निगम, जींद, कुछ आयोडेक्स, अब मैं तो नाम लेता हूँ तो प्रचार हो जाएगा मुफ्त का, वो दर्द कुछ ज्यादा हुआ क्या? पहले तो मैं आपकी बात तो कंडम करना चाहूँ। आप कहते हैं ना SYL पे सभी राजनीतिक पार्टियां ड्रामा करती है। आ जाऊंगा उस वक्त कर दीजिएगा। उसने ना एकदम 10 मिनट उस पे 10 मिनट उस पे आ जाऊंगा। हाँ, मैंने भूमिका बना दी है, मैं आ जाऊंगा। मुझे ये बताइए कि नाम दौलतपुरिया जिस पार्टी में और वोट आ गया 3500, वहां सब वोटरों की दौलत जो है वो समाप्त हो गई। डेमोक्रेसी में चलता रहता है, हार जीत के 2 पैमाने हैं, वोट कम आते हैं, वोट ज्यादा आते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन हमारा संगठन की कार्रवाई क्या रही, कैसे क्या रहा, ये है। ऐसा आप ये मत सोचिए बाई इलेक्शन जीतने से किसी को चौथे आसमान पे चढ़ जाए, आने वाली सरकार हमारी है। निश्चित तौर पे जब भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा। आप भी यही है, हम भी यही है। अरे सर, मैं कहाँ मैदान छोड़ के जाने वाला हूँ सर। ये बहुत बातचीत चल रही है कि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर बड़ा मुद्दा उसका बनाया जा रहा है। क्या ये मतलब सही में कोई, ठीक है टेक्निकल होगा, संवैधानिक कुछ होगा, लेकिन लगता है दर्द कुछ इधर, कुछ दर्द कुछ उधर, दर्द कुछ ज्यादा हुआ है लग रहा है। देखो, राजनीति में दर्द और बेदर्द तो चलता रहता है, लेकिन ये बात सही है। और ये तो आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसको और अच्छा करूंगा। कभी किसी का टिकट कटवा के पहुंच जाते हैं, कभी कोई आपका टिकट कटवा देता है, उसके बाद बार काउंसिल में दोनों मिल जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। देखिए शशि भाई, आज जो चर्चा आपने करी कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि पवन सैनी जी आज बोल रहे थे, और उसमें एक मुद्दा था बड़ा भारी प्रदेश के नौजवानों का जुड़ा हुआ कि हमने D ग्रुप के 18,000 बच्चों को नौकरी लगाई। मैं इसको पूर्ण रूप से कंडेम करता हूँ। 18,000 बच्चों को नौकरी लगाई, इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी मैट्रिक, ठीक है। मैट्रिक की जगह इन्होंने लगाया ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, PhD। अब उसका रिजल्ट क्या निकला कि आप ये देखिए, जिन बच्चों के लिए मैट्रिक पास के लिए नौकरी थी,
एक वार्ड बॉय अस्पताल में, वो उसने पोछा लगाना है। वो सब पे बात कर लेंगे सर, पहले ये वाला राउंड कंप्लीट कर लें। कुलदीप शर्मा, ये अगर उससे आपको तो कोई ज्यादा आपत्ति होगी नहीं? नहीं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि मेरिट के तो मैं समर्थक हूँ, लेकिन योग्यता पे इन्होंने बेईमानी करी है। अरे भाई, नगर निगम चुनाव की और उसकी चर्चा कर दी, जींद बाई इलेक्शन। अच्छा, जींद बाई इलेक्शन, नगर निगम, मैं एक बात में मानता हूँ, ये बाई इलेक्शन जो होता है बाई डिफॉल्ट होता है, बात सही है। अरे राज्यपाल ने उसका जिक्र कर दिया तो गलत है। ये मतलब बाहर से कह रहे हैं कि अंदर से भी कह रहे हैं? अंदर से कह रहा हूँ, बाहर से भी कह रहा हूँ कि गलत है, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी ने राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का विजन डॉक्यूमेंट है, उनका विजन तो बताना चाहिए। वही बता रहे हैं ना, मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि हमारा जो विजन है इस चुनाव की चर्चा करके रिजल्ट करके वो बता रहे हैं कि पब्लिक ने मोहर लगा दी। नहीं, पब्लिक की मोहर लगी कि नहीं लगी, जनरल इलेक्शन में अलग लगेगी। 93 में, अरे भाई तो 2 इलेक्शन हुआ ना सर। नहीं नहीं, ये जो लोकल बॉडी चुनाव हैं, आप इसको पॉलिटिकल कैसे रंग दे सकते हैं? और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो वोट जींद में मिला है, मैं जींद का रहने वाला हूँ, ये बाय डिफॉल्ट है। जब जनरल इलेक्शन आएगा, पार्लियामेंट में पता लग जाएगा जींद से कितनी जीतेगी बीजेपी, तब मान जाएंगे। हाँ ठीक है सर, उसके बाद फिर स्टेटमेंट क्या होगा वो देख लेंगे। ये पहला एक मसला है, उस पर ही पहले जवाब चाहूंगा कि ये जो राज्यपाल के अभिभाषण में जो बहुत हाई तवा मच रही है कि क्यों नगर निगम चुनाव के रिजल्ट्स, है ना, दर्द तो आपकी तरफ भी बहुत ज्यादा हुआ होगा ना। अनऑफिशियल कैंडिडेट थे बहुत सारे हाथ मिले, दिल का तो पता नहीं। जींद बाई इलेक्शन, जमानत बच गई किसी तरीके से। देखिए, आपका जो सवाल है उसमें 2 हिस्सों में मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक तो जींद बाई इलेक्शन और नगर निगम के चुनाव में जो परिणाम आए हैं, बाई इलेक्शन जनरली इट गोज विद द गवर्नमेंट, और राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं वो बदलती रहती हैं। और ये देखेंगे जब चुनाव आएगा, जनरल इलेक्शन, तब सरकार को अपनी ताकत का सही अंदाजा होगा। जहाँ तक राज्यपाल का अभिभाषण की चर्चा की बात है, मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के विपरीत है। राज्यपाल किसी राजनीतिक दल की भाषा नहीं बोले। राज्यपाल एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन रहती है, और राज्यपाल का अभिभाषण जहां सरकार के विजन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें राजनीति का कोई समावेश करना इस प्रकार से, मैं समझता हूं इट इज़ कंडेमनेबल। शायद इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो ये राज्यपाल से कहलवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो राजनीति की, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं रहती हैं, उनके बिल्कुल विपरीत गया है। इसीलिए उसका आज क्रिटिसिज्म हुआ है। चलिए, ये राज्यपाल वाले मसले पे देखिए, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि थोड़ा सा दूर हो जाए सर, थोड़ा जगह रखें। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो रोल है, मीडिया का रोल है, वो महाभारत के संजय का है। आंखों देखा हाल बताते रहना है, हर घर की कहानी बताते रहना है। एक कहानी आज विधानसभा वाले घर में, हाउस में एक और हो गई, और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत मुझे दौलतपुरिया जी से ही करनी चाहिए। मैं देख रहा था कि अनिल विज साहब खड़े हुए, तो वो जानना चाहे, उनकी अंदर की जिज्ञासा थी, और अच्छा इत्तेफाक है कि एक फॉर्मर स्पीकर भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं, तो वो भी उस पर रोशनी डालेंगे। वो अनिल विज साहब आप तो होंगे ना हाउस में मतलब इतना सर झुका कर थे ना, दम के साथ थे। ऐसे वाले मसले में सिर्फ सर हिला देते हैं। क्वेश्चन करिए आप। अरे सर, चिंता कहाँ, चिंता से चतुराई घटे। वो कह रहे थे कि सुना है आईएनएलडी पार्टी टूट गई है ना, तो वो जानना चाहते थे, उनको कुछ लोगों ने कहा होगा कि आईएनएलडी पार्टी टूट गई है, एक नई पार्टी और बन गई है ना, तो वो जानना चाहते थे कि आईएनएलडी के जितने सदस्य हैं अंदर, वो अभी भी क्या उस टूट का असर अंदर भी है। तो नैना जी खड़े होकर के बोली, विच इज ऑन रिकॉर्ड, कि हाँ ये पार्टी टूट गई है और हमने अलग पार्टी बना ली है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कभी टूटने वाली पार्टी नहीं है।
ये 2-4 लोग अगर ये अब भी आप कह रहे हैं, ये अब भी आप कह रहे हैं। 2-4 लोग, मेरे को मेरा उत्तर पूरा करने दो, 2-4 लोग अगर इधर उधर चले जाएं उससे पार्टी नहीं टूटती कभी भी। और जहाँ तक आप बात करते हैं, उन्होंने कहा भी नई पार्टी बन गई है, तो हमने तो विधानसभा अध्यक्ष को कहा था खड़े होके भी आप इनसे लिखित रूप में ले लें, अगर ये लिखित रूप में दे देंगे। लिखित रूप क्या, आप विधानसभा में सर इतने, मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूं, ना चुना गया, ना कभी भविष्य में चुने जाने की इच्छा रखता हूं, लेकिन लंबे अरसे से कवर कर रहा हूं। हाउस के अंदर अगर कोई मेंबर खड़े होके कह दिया तो दैट इज ऑन रिकॉर्ड, वो प्रोसीडिंग का हिस्सा है। पहली बात तो नैना जी ने खड़े होके नहीं कहा था, नैना जी ने बैठे बैठे कही थी, और उस टाइम स्पीकर भी बंद था। ये ऑन रिकॉर्ड बात नहीं है, लेकिन हम तो चाहते हैं वो लिख के दे तो पता लग जाएगा पार्टी टूटी है नहीं टूटी। वो हिम्मत तो करें पहले जजपा वाले। बताइए, आप लोग इतने हिम्मत वाले हैं, नैना जी अलग पार्टी, अलग सब कुछ है ना, अनिल विज बहुत भोले आदमी हैं बेचारे, वो हैं बैचलर हैं, शादीशुदा भी नहीं है कि घर गृहस्थी है, लेकिन इतने सारे काम में व्यस्त रहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है उनको पता नहीं होता। लेकिन सर हम लोग तो बाहर घूमते रहते हैं ना, तो पता है अलग पार्टी बन गई, अलग मंच पे है। अरे निकाल दीजिए ना पार्टी से, ये बीजेपी वाले राजकुमार सैनी को नहीं निकाल पाते हैं, आप इन लोगों को नहीं निकाल पाते हैं। आपसे जब हम मिले तो आप उनको कहना हिम्मत दिखाओ ना, आप इस्तीफा दे के देखो, पहले पता लग जाएगा अपनी औकात का। अरे भाई, आप लोगों ने कुछ लोगों को पार्टी से निकाला था, हमने तो दुष्यंत चौटाला को निकाला था, पहचानते हैं ना कौन है, एमपी हैं आपके पार्टी के थे। दुष्यंत चौटाला भी अब हिम्मत नहीं कर रहा, वो लोकसभा के। अरे भाई, उनको निकाला था ना, अजय सिंह को निकाला ना, तो नैना चौटाला को भी निकालिए, अनूप धानक को भी निकालिए, बाकी जो 4 लोग हैं उनको भी निकाल दीजिए। हम सोचते हैं कुछ वो भी हिम्मत करें, बार इतनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, वो भी हिम्मत दिखाएं पब्लिक में आके, बार बाई इलेक्शन लड़के देखें भी हम रिजाइन करते हैं, इनेलो हमारे लिए छूत हो गई है, तो हम बाहर आए इलेक्शन लड़े, तब उनका पता लगेगा, उनको भी कुछ करने दो ना आप। अच्छा, मैं पूछता हूँ, ये अगर कोई सदस्य ऑन रिकॉर्ड आकर के कह दें तो उसका क्या मतलब है? बिल्कुल, विधानसभा में तो जो भी बात कही है वो ऑन रिकॉर्ड ही होती है, इसमें कोई दरार नहीं। बाकी तो इंडियन नेशनल स्पीकर आपके वाले ही है ना सर आजकल? हाँ हाँ, हमारे वाली हैं। तो समझौता है आपस में? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, स्पीकर जब जिस पोस्ट पे होता है वो एक संवैधानिक पोस्ट होगी, वो सबका है इस समय, ठीक है ना। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, बीजेपी के से संबंध, तो इसमें कुछ होगा या वो ऐसे ही आएगा ही बात? ये तो डिस्कशन जो है ना, ये स्पीकर महोदय की है, वो क्या करेंगे, फैसला लेंगे नहीं लेंगे, वो तो उनकी बात है। एक फॉर्मर स्पीकर है हमारे साथ, तो उनसे भी बात कर लेंगे। ये क्या मसला ज्यादा पेचीदा होगा क्या? नहीं, मैं देखो कई बार इस तरह की पोजीशन हुई है, एक बार लोकसभा में भी हुई थी, कुलदीप बिश्नोई जी ने अपना रेजिग्नेशन मेल के थ्रू फैक्स करके स्पीकर लोकसभा को भेज दिया था, लेकिन वो पर्सनल अपीयर नहीं हुए, तो उनका रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया गया। आज की जो घटना है, ये सबसे पहले तो नैना चौटाला या जो भी उनकी पार्टी के लोग हैं या उनके ग्रुप के लोग हैं, इन्होंने स्पीकर साहब को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए कि भाई हम इससे अलग हो गए। उसमें 2 चीज़ आएंगी, क्योंकि इनके स्पीकर लीडर चेंज के लिए तो वोटिंग करा सकते हैं कि अबे चौटाला हमारा नेता नहीं है, क्योंकि हम इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, हम इसकी बजाय इसको बनाएंगे। अगर वो नहीं आप चिट्ठी लिखते, या आप रिजाइन करो, क्योंकि आपको या स्पीकर साहब को कोई अधिकार नहीं है विद इन पार्टी लीडरशिप बदलने का, वो अधिकार है पार्टी के नेतृत्व का। तो रिजाइन करके तो आप उसको हटा सकते हैं। अगर ये चाहें कि हम इसको नेता नहीं मानते अपना विधायक दल का, तो विद इन पार्टी चुनाव होना चाहिए। उसमें स्पीकर साहब चुनाव के लिए अगर कोई एप्लीकेशन एक विधायक देगा तो एक आरओ डिप्यूट कर देते हैं, तो वो वोटिंग कराएगा। अभी तो इस तरह की पोजीशन आई को नहीं, मतलब बात आई गई हो गई। आप तो स्पीकर रहे, लंबे समय तक रहे, तो इसमें क्या टेक्निकली देखते हैं आप? टेक्निकली जो दौलतपुरिया जी ने और जेपी ने बात कही है कि जब तक ये जिन लोगों ने अपने अलग दल बनाया है, लेकिन अभी तक इंडियन नेशनल लोकदल के वो अधिकृत सदस्य हैं सदन की नज़र में, जब तक वो ना लिख के दें तब तक मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का माननीय स्पीकर महोदय कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके सामने तो 17 लोग हैं। दूसरा इसका ये नैतिकता से जुड़ा है, राजनीतिक नैतिकता। जैसे तो अभय चौटाला से राजनीतिक नैतिकता की आशा रखना मैं समझता हूँ कि बेकार है। अब अभय चौटाला जी को भी तो पता है कि 4 लोग गए हैं, अलग जजपा बन गई है, तो उनको जो भत्ता मिलता है, जो गाड़ियाँ मिली हुई हैं, जो सिक्योरिटी मिली हुई है, कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस मिला हुआ है, कोठी मिली हुई है, उससे बहुत प्यार है।
इसलिए वो नैतिक इसका जो एंगल है उसकी तरफ नहीं देखेंगे। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की मिली भगत इस सदन में सदैव रही है और उसके प्रमाण एक नहीं अनेकों हैं। उसका एक ताज़ा प्रमाण जो ये नेता प्रतिपक्ष के बारे में जिस प्रकार का प्रश्न उठ रहा है, ये ताज़ा प्रमाण है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त स्पीकर साहब कभी भी अभय चौटाला जैसे कन्वीनियंट आदमी को, मिले जुले आदमी को, जो उनको सहता है, ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के पद से नहीं हटाएंगे। और नैतिकता जवाब दे चुकी है कि आज अभय चौटाला जी किसकी बची है सर? इनमें से तो किसी की नहीं बची हुई। नहीं, मैं तो अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब विश्व में पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो विश्व में भारत एक हिस्सा है, भारत में हरियाणा एक हिस्सा है, हरियाणा में कई पार्टीज हैं। जो हम प्रेजेंट प्रसंग की जिसकी बात कर रहे हैं, अब चर्चा उसकी हो रही, उसमें नैतिकता का प्रश्न बड़ा गंभीर है और उसका जवाब आप अभय चौटाला जी से लीजिए कि भाई आप ये नैतिकता का दामन कब पकड़ेंगे। चलिए, एक और मसला बड़ा जबरदस्त चला, उसके बाद कई और इश्यूज हैं, हम उन पे जाएंगे। और एक मसला और आया कि जितने ऑपोजिशन के लोग हैं, पहले एक नोटिफिकेशन आया कि 5 तारीख तक बजट सत्र होगा, मैं सही कह रहा हूं सर? ऑन रिकॉर्ड आया। उसके बाद जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक हुई, उसमें ये हो गया कि 27 तारीख तक आएगा। ये ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि आप इसलिए कम करना चाहते हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष का सामना नहीं कर पाएंगे, तमाम तरह की चीजें। ये बताइए, 27 तक आपने कर दिया, 25 को, पहले 26 को बजट आना था, 25 को आएगा, तो ये क्या है, मतलब कटना? देखिए शशि जी, मैं पहले तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ, अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटिंग जो है हमारी सरकार ने जो है ना ये देने का काम किया है। पहली बार हमारी सरकार ने, ये तो 5-5, 4-4 दिन का ऐसे जो है ना सेशन लेकर के आते थे। रही बात ये 27 तारीख करने की बात, क्योंकि ये जो है ना व्यक्तिगत रूप से स्पीकर अपनी मर्जी से नहीं कह सकता। ये 5 से 27 आपने कहीं इसलिए तो नहीं किया कि लोकसभा चुनाव घोषित होना है, बड़ी चर्चा उठ गई कि जींद इलेक्शन और उसके पहले नगर निगम के बाद आप लोग बड़ा उत्साहित हैं कि इस बार किला ठोक देना है, दोनों साथ लेकर के लड़ जाना है। शशि जी ऐसी बात नहीं, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उन सबकी सहमति से ये हुआ है। और इतना ही नहीं, इनमें जैसे कल का दिन है, मेरे ख्याल से कल डबल सीटिंग होगी, 25 को भी डबल सीटिंग होगी। उन ऐसे ही और दिन जोड़ने का काम किया, बजाय सिंगल सीटिंग करने के, जो और दिन जोड़ने की बजाय उनको उस दिन डबल सीटिंग करने का काम किया। सेशन को ऐसा नहीं बिल्कुल कम कर दिया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, पिछली सरकारों 10 साल रही कांग्रेस सरकार, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ही, इतनी लंबी सीटिंग, इतनी ज्यादा सीटिंग किसी भी सरकार में नहीं हुई। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बहुत सारे मसले उठे हैं और आज विधानसभा के अंदर, और एक मसला किसानों को लेकर के भी है, उनके वेलफेयर को भी लेकर के है। जरा उस पर पूछते हैं कि भाषण देना, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हाथी के 2 दांत होते हैं, पॉलिटिक्स में 74 होते हैं, खाते तो एक से हैं और 73 जो है वो दिखाने वाले दांत होते हैं। तो जो चर्चा हुई, क्या उसको लेकर के गंभीर है और उस पर कार्रवाई होगी नहीं होगी, तमाम तरह की चीजें हैं। किसान पेंशन की बात हो रही है, उस पर भी आज अंदर बातचीत हुई है, जरा उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। जनता टीवी पे आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चंडीगढ़ से लाइव देख रहे हैं, ये बजट स्पेशल है। और हमने ये कहा आपको कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ये आखिरी बजट सेशन है इस टेन्योर का, जो 5 इयर्स का टेन्योर है। और सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है, और बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष हों या मुख्यमंत्री हों, कई बार ये चर्चा उठी थी कि जो 5 तारीख तक बजट सेशन होना था उसे 27 तारीख तक जब किया गया, तो राजनीतिक हलकों में ये बहुत ज़बरदस्त चर्चा थी कि क्या 28 तारीख को हाउस डिसॉल्व कर दिया जाएगा और उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। लेकिन उस पर स्पष्टीकरण तमाम लोगों का आ चुका है, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि दोनों चुनाव अपने अपने समय पर होंगे। बहरहाल कुलदीप जी, आपने राज्यपाल का अभिभाषण सुना है ना, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, कोई भी राज्यपाल महोदय का भाषण जो होता है वो एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, सरकार की क्या अचीवमेंट्स रही हैं पिछले साल में
उसका एक कैलेंडर उसके थ्रू प्रस्तुत होता है। जो अब राज्यपाल महोदय को से भाषण पढ़वाया गया है, जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय ने सरकार की भाषा बोली है, ये केवल मात्र आंकड़ों का खेल था। जमीनी हकीकत में ना तो सफाई हुई है, जमीनी हकीकत में ना अपराध रुके हैं, जमीनी हकीकत में ना बेटियां बची हैं, ना बेटियां पढ़ रही हैं। जमीनी हकीकत ये है कि सरकारी स्कूलों में निरंतर संख्या घट रही है और प्राइवेट स्कूल्स को उसको बढ़। असलियत ये है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट का जो वायदा किया गया था वो वायदा पूरा नहीं हुआ है। असलियत ये है कि किसान की आय दुगनी नहीं हुई। असलियत ये भी है कि किसान को उसकी फसलों की कीमत नहीं मिली। असलियत ये भी है कि किसान जो चीज़ें खेती के लिए प्रयोग करता है वो सब चीज़ें महंगी हो गई, लेकिन उसके फसलों की कीमत नहीं मिली। सरकार दावे ठोकती है कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, एक एक किसान को लाभ दिया जाएगा, लेकिन ना तो किसान का कर्जा माफ़ हुआ, ना किसान को कोई रिलीफ दिया गया। और रिलीफ के नाम पर एक बहुत बड़ा और भद्दा मजाक किया गया कि 2000 रुपये अब सरकार उनके डायरेक्ट खातों में देने वाली है। 6000 अभी 2000 की किस्त आएगी। पहली, दूसरी, तीसरी। जब दूसरी तीसरी आएगी तो मैं 6000 कहूँगा। अब जब पहली आ रही है तो 2000 की आ रही है। 2000 की किस्त में 17 रुपये एक किसान को आप प्रति माह दे रहे हैं, तो प्रतिवर्ष दे रहे हैं, ये प्रतिदिन प्रतिवर्ष दे रहे हैं, तो ये एक मैं समझता हूँ किसान के साथ भद्दा मजाक है। सरकार सोच रही 2-2 हज़ार रुपया दे के किसान को उनकी वोट और उनकी आस्था खरीद लेगी। इस देश का किसान सजग है, जानता है भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी नहीं है और न ही किसान के हक में कोई निर्णय लिया गया। जैसे मिसाल के तौर पर गन्नौर के अंदर इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर टर्मिनल मार्केट बननी थी, जिसकी आधारशिला 2013-14 में रखी गई। 537 एकड़ का सबसे बड़ा एनसीआर का सरकारी संस्थान का लैंड पूल गन्नौर में है। सरकार बात करती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, सरकार बात करती है कि आप ऐसी फसलें बोइए जिनसे कैश क्रॉप बोला। सरकार उसके लिए मंडी प्रोवाइड करने के लिए हमारी सरकार ने ये गन्नौर में किया था। हाँ, करोड़ों रुपए एग्री समिट पर खर्च कर दिए गए, लेकिन उस मंडी के निर्माण और विकास के लिए कोई भी कदम ना उठाया जाना, ये भी एक बात। दूसरी बात ये थी कि सरकार ने वायदा किया था गेस्ट टीचर्स का। क्या गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के लिए कोई कानून लेके आ रहे हैं कि नहीं लेके आ रहे हैं, इस बात की कोई इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है। सरकार कह रही है बहुत से हजारों लोगों को नौकरी दी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने निकाले कितने हैं? पवन जी ये सब नोट करते चलिए, जवाब लूंगा जी। ये आपने नौकरी कितनों को दी और कितनों को नौकरी से बेघर किया, वो संख्या भी उसके बारे में श्वेत पत्र सरकार की ओर से आना चाहिए। स्थितियां ये हैं, कहा यह गया था कि 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सरकार प्रोवाइड करवाएगी। 4.5 साल हो गए, 4.5 लाख लोगों को मिलना चाहिए था। अभी तक सरकार 37 से 38 हज़ार के आंकड़े को छू के बात कर रही है, जबकि मेरा ये कहना है कि करीबन 40,000 आदमियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ये जब सारी परिस्थितियों पर आप नज़र डालेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि गवर्नर साहब ने ये क्यों नहीं कहा कि हरियाणा के अंदर हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात की गई थी। ये राज्यपाल के अभिभाषण में भी है, हरियाणा एक और हरियाणवी एक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 4 साल के राज पर अगर आप नजर डालेंगे तो ना हरियाणा एक रहा, ना हरियाणवी एक रहा। जात पात का ऐसा जहर घोला गया है जिसकी आने वाली संतानें उसके उस जहर को पीने के लिए मजबूर होंगी। चलिए, 2-3 मसले हैं, किसान वाला मसला है ना, नौकरी का मसला है जी। देखिए शशि जी, अब भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, 2 चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। नौकरी की जैसे बात कह दी, बार बार उसको दोहराना क्या, क्योंकि डी ग्रुप में मेरिट तो कर दी, योग्यता नहीं करी, उसमें बड़ा बेईमाना है, बड़ा लकुन्ना है। और अभी तक बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कम से कम 7-8 हज़ार लोगों ने। क्यों नहीं ज्वाइन किया? ये लोग दोषी हैं। वोट लेने के लिए नौजवानों को भ्रमित करना। अब इन्होंने
10वीं पास योग्यता, और वहाँ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, लॉ ग्रेजुएट जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके 5-5 नंबर जुड़ के उनकी मेरिट ज़्यादा आ जाएगी। तो 10वीं पास के लिए क्या व्यवस्था करिए, एक तो चीफ मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, ये गलत है, लोगों के साथ धोखा है। फिर जो लोग लगाए थे हमारे यहाँ इरिगेशन में बेलदार, आपके जो कुक, यानी कि एक पोस्ट ग्रेजुएट को आप पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारी जैसे हरियाणा आर्म्ड फोर्स है मधुबन, तो वहाँ पर बार बना के भेज दिया, वो कैंची चलाएगा उस तरह चलाएगा, जिसने कभी देखा नहीं कैंची उस तरह कैसे चलती है। ये बड़ा नौजवानों में एक असमंजस है, एक अविश्वास है सरकार के प्रति कि कैसा हमारे साथ लूट होगी, तो इसलिए बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। दूसरी बात, ये बात सही है कि माता बनभोरी जी हमारे यहाँ देवी है, मैं वहाँ पर एक बार एमपी रहा, 3 बार एमपी रहा उस इलाके से, एक बार मैं एमएलए, एक बार मेरा भाई, तो वो उसका सरकार उसको बनाने में सरकार का कोई लेना देना नहीं, उसको सरकारी नियंत्रण में लेने के लिए तो बिल ला रहे हैं। लेकिन जो गेस्ट टीचर थे, आज के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उस वक्त के शायद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान थे, रामविलास जी शर्मा जाकर के कह करके थे हम पक्का करेंगे। मैं सुझाव देना चाहता हूँ, उनको नसीहत भी देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, अगर साथ मिल करके चलना है तो पड़ोसी राज्य पंजाब में कल एक चीफ मिनिस्टर का बयान आया है, जितने भी आउटसोर्सिंग से कर्मचारी हैं या जितने भी जैसे NHRM के कर्मचारी हैं, हम उन सबको परमानेंट करने के लिए रेजुलेशन ले रहे हैं इसी सेशन में। तो हमारी सरकार ने भी, मैं कहूँगा सैनी साहब उनके बहुत बड़े प्रवक्ता भी हैं और वक्ता भी हैं, जो वो पुलिंदा है उसको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उसमें ये लोगों को जच गई कि ये तो बड़ा झूठ का पुलिंदा है। अब एक बात इन्होंने कही, भाई केंद्र सरकार ने जो किसान को पेंशन की बात की, वो किसान की बात है, उसमें जो इस देश का गरीब आदमी लैंडलेस है, हरिजन है, बैकवर्ड है, शेड्यूल्ड कास्ट है, तो वो उसके लिए क्या प्रोविजन रखे है? कोई प्रोविजन नहीं। प्रोविजन हो तो मुझे बताओ। जहां तक बात है स्वामी, देखो सबसे पहले अगर भारत सरकार ने ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ड्रामा करे, वरना ये भी रखना चाहिए था जो इस देश का लैंडलेस है, जो कृषि पर आधारित है, उनको पेंशन देंगे कि नहीं देंगे, मैं ये भी जानना चाहूँगा। दूसरा, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष साहब कह रहे थे हमने 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं के दाम ज़्यादा दिए हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। ये तो पहली सरकार है, यूरिया का 5-5 किलो प्रति कट्टे के हिसाब से वजन कम कर दिया। पेस्टिसाइड्स में GST लगाने का काम किया है, तो पेस्टिसाइड्स आज कितना महंगा हो चुका है, यानी कि डीजल कितना महंगा हो चुका है। डीजल के ऊपर आज भी हरियाणा सरकार ने जो वैट खत्म करना चाहिए वो नहीं किया, तो किसान के साथ बड़ी बेईमानी है, बेरोजगार नौजवान के साथ बड़ी बेईमानी है। एक बार ले लें जवाब। हाँ, कंफ्यूज कहना चाहता हूँ, जयप्रकाश जी ने जो विषय उठाया है भनभौरी के मंदिर के टेक ओवर का, भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले भी लेके आई थी, कैबिनेट में भी गया था, वापस कर दिया था, अब दोबारा किसी न किसी के इशारे पर ये किया जा रहा है। इसका इतिहास ये है कि भनभौरी मंदिर का हमारी सरकार में, जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, अधिग्रहण की बिल विधानसभा में आया, पास हुआ, गवर्नर के लिए एसेंट के लिए गया, हमने इंटरवीन किया कि भनभौरी के मंदिर को, इस पर बहुत ब्राह्मणों के परिवार आश्रित हैं, ब्राह्मणों का एक ऐसा स्थान है जहाँ से न जाने कितने परिवार पलते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं, सरकार ने वहाँ कोई खर्च नहीं किया। भनभौरी के मंदिर को टेक ओवर करना, मैंने मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की और उन्होंने मेरी बात से सहमति जताई, और वो बिल जो राज्यपाल महोदय के पास गया था वो नोटिफाई नहीं किया, हमने उसको विड्रॉ कर लिया। जब एक बिल टेक ओवर का विधानसभा से पास हो जाने के बाद भी नोटिफाई हमने नहीं होने दिया, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भनभौरी के मंदिर पर जिस प्रकार से अधिग्रहण करना चाहती है, मैं समझता हूँ वहाँ की जो सामाजिक और जो जमीनी भावनाएं हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी जी, ये नोट करते चलिए सर। हाँ, पहले मैं चिंता तो करता ही नहीं सर, मेरी सेहत देख करके आप समझ सकते हैं। मैं मेरे भाई कुलदीप शर्मा जी वो नैतिकता की बात की 1 मिनट उसका उत्तर देना चाहूंगा। जब उधार कभी नहीं रखना चाहिए। कोई कांग्रेस का मित्र नैतिकता की बात करता है, बड़ा अचरज होता है। पहले इनसे आप ये पूछ ले, अपने दलित अध्यक्ष की गर्दन तोड़ना कौन सी नैतिकता थी? अब बात करते हैं अभिभाषण की। महामहिम ने बड़ा निवेशकों के प्रति पॉलिटिक्स में मौका मिलना चाहिए सर, मौका मिलना चाहिए। हथौड़ा गर्म रहता है, मतलब लोहा गर्म रहता है, हथौड़ा डाल देते हैं। जी, निवेशकों के लिए हरियाणा बड़ी अच्छी जगह है,
आज निवेशक हरियाणा की तरफ देख रहे हैं। लेकिन हम इनसे पूछना चाहेंगे, हैपनिंग हरियाणा 2016 में किया था, उसके बाद में कितने निवेशक यहाँ पे आए, और मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि अपनी विदेश यात्राओं पे कितना खर्च हुआ और निवेशक कितने आए। और ये फिर बात करते हैं रोजगार की। एक तो ये कहते थे हम 2 लाख नौकरियां हर साल देंगे, तो 4.5 साल में इनको हिसाब तो देना चाहिए 9 लाख नौकरियों का। कहते हैं हमने 56,000 लगाई। और दूसरी हैपनिंग हरियाणा में ये कह रहे थे कि हम 5 लाख नई नौकरी प्राइवेट सेक्टर में भी करेंगे। जब कोई निवेशक आया ही नहीं, 0% प्रोग्रेस है, तो वो 5 लाख नौकरियां कहाँ गई। दूसरी बात ये नहीं कहते हमने जो 35 से 40,000 नौकरियां निकाल दी, निकालने का कोई आंकड़ा नहीं बताएंगे, सिर्फ 56,000 पे वाई लूटने का काम करेंगे। और डीप ग्रुप के अंदर आपको हैरानी होगी, MA, MPhil, PhD वाले बच्चे आज झाड़ू उठाने के लिए तैयार हैं। क्या ये युवा वर्ग का शोषण नहीं है? दूसरा, मैं पवन सैनी जी पूछना चाहूँगा, जो किसानों की वाई करते हैं MSP पे हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें, आज इन्होंने गेहूं का भाव किया 1840 रुपये। चौधरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि किसान की प्रति क्विंटल लागत गेहूं पे 1935 रुपये है, प्लस 50% 817 रुपये, तो होनी चाहिए 1742 रुपये गेहूं की। तब तो माने भी इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करती। और तीसरी जो ट्रांसपोर्ट की नीति है, जो हमारी परिवहन नीति है, उसका इन्होंने जितना बेड़ा गर्क किया है शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं चाहती थी, कर्मचारी नहीं चाहते थे कि इसका आप प्राइवेट ना करो, लेकिन इन्होंने जानबूझ के जो प्राइवेट ऑपरेटर थे बस के उनके हाथों में खेलते हुए बहुत ऊंचे रेट पे उनके प्रति किलोमीटर उनको देने का काम किया। सरकारी बस के अंदर आदमी अपने आप को सिक्योर समझता है, क्योंकि ड्राइवर पे, कंडक्टर पे विश्वास होता है। हमारी बच्चियां चाहे स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, सरकारी बस में बैठेंगी तो अपने आप को सिक्योर समझती हैं। प्राइवेट के अंदर ना तो वो कोई उनका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ना कोई कंडक्टर का लाइसेंस होता है। आप 1 मिनट मेरी बात सुने, 2-4 मुद्दे और, आप जल्दबाजी में लग रहे हैं मुझे थोड़ा, इसी तरह से आप। तो ये सोच रहा हूँ कि इतना सारा पवन सैनी जी को याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तो मैं ये राउंड तो भी चलता रहेगा, सिर्फ कुलदीप जी को जाना है तो उन्हें सिर्फ इजाजत दे दूंगा, बाकी तो आप हैं। और पूछो, मेरे सब याद है। ना आप पहले इतना का बता दीजिए। सारे आप कुलदीप जी ने जो शुरू किया, एक बार जरा वो खड़े हैं, आपको सुनना चाहते। अच्छा, मुझे सुनना चाहते हैं। आपने एक तो किसान की बात इन्होंने कही है, एक रोजगार की बात कही है। देखिए, अगर किसान की बात अगर मैं शुरू करूं तो इनकी जो फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कांग्रेस के राज में 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 50 रुपए, आप जो है ना इनका निकाल अपने नहीं अपने जी एक मिनट गलत। देखिए पवन जी कोई बात कह रहे हैं, ये 5-10 रुपए की बात कर रहे हैं, ये नहीं। मैं देखिए, जब 670 रुपए गेहूं का भाव था और श्रीमती सोनिया गांधी रैली के लिए आई थी हरियाणा में, उसी समय 500 रुपए का सीधा जंप दिया गया, 460 रुपए का, और 1100 के आसपास गेहूं का भाव पहुंच गया। 1100 से 1400-1500 तक पहुंचा। इन्होंने पहुंचाया क्या? पूछता हूँ पहुंचा जी, ये इन्होंने पहुंचाया। दूसरी बात और, हाँ, जल्दी ये फिर जवाब दे लेना। हाँ, मतलब गलत बयानी ना करें। जब श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी तब गन्ने का भाव था 110, और जब हमारी सरकार गई तब गन्ने का भाव था 320 से 330 रुपए। अगर ये कह रहे हैं कि 10-10 रुपए बढ़ाते हैं तो ये ठीक करें, इन्होंने ही 10 रुपए बढ़ाए हैं गन्ने की फसल पर, वरना हमने तो 110 को 330 पे लेके आए। चलिए ठीक है, ये मैं आप MSP की बात कर लिए, तमाम तरह की बात करें। मुझे याद है कि आपका मैनिफेस्टो आया था, आपने स्वामीनाथन आयोग की बात की थी। सुनिए शशि जी, मैं इसलिए मैंने बात उठाई है, मैं 1947 से उठा रहा था। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ये ऐसे बढ़ाया करते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से 100 रुपए, 125 रुपए। भाई देखो, सुनो मेरी बात, देखो जयप्रकाश जी, मैं दोबारा इसी डिबेट में आ सकता हूँ और चिंता करने की। अच्छा, आप ये बता दिए, आप जब सरकार में आए तो MSP क्या था, आज क्या है? देखिए मैं बता रहा हूँ, नहीं ऐसा है, 100 रुपए, 125 रुपए। सुने, मेरे घर में आचल सारा सामान मेरे यहाँ पड़ा है। मैंने तो MLA बनने, जो भी फसल की आप जो भी फसल की आप डिबेट करना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैं तो विधायक, मैंने विधायक बनने के बाद, भाई देखो ये सुनो, इनके पास कोई ये सुनना नहीं चाहते ना, ये आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब सरकार, सुनिए, जहाँ किसान के जो है ना, स्वामीनाथन ने कहा था लागत मूल्य का जो है ना 50% बढ़ा करके 1.5 गुना देना। हमने जीरी के ऊपर, देखो भैया कमाल है भैया,
जीरी के ऊपर हमने 200 रुपए हमने जो है जीरी पे 200 रुपया धान पे हमने बढ़ाया, गेहूं पे 125 रुपए 100 रुपए हम लोगों ने बढ़ाया, और बाजरे पे तो 90-95% हमने बढ़ाने का काम किया। इतना हमने एमएसपी बाजरे पे को बढ़ाने को। आप जो भी कह रहे हैं ये लोग तो जवाब दे रहे हैं, पब्लिक भी सुन रही है। बिल्कुल सुन रही है, पब्लिक को सुनाने के लिए आप लोग खड़े हैं। रही किसान के लिए बिजली की बात, क्योंकि गांव में रहता है, और किसान के लिए जो बिजली हमने जो मुहैया करवाई है, आज प्रदेश के लगभग 2000 गांव के अंदर, क्योंकि किसान को भी समय पे सोने की आवश्यकता है, उसको भी सारा मच्छर काटते थे, बिजली नहीं आया करती थी। इनके राज्य में तो बैटरी वाले जो है ना पंखे चल पड़े थे। जब इन्वर्टर लगाया, आपने बिजली वाला पंखा चला दिया ना मैं बता रहा हूँ, किसान के लिए चाहिए सारी बातें। किसान को सब कुछ चाहिए नहीं क्या? सब किसान को सब कुछ चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, सब कुछ चाहिए किसान के लिए। इसलिए किसान के लिए जैसे धान के समय में पानी की आवश्यकता पड़ती है, अपने प्रदेश के अंदर 1350 टेल्स हैं। ये पहली सरकार है, या तो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार उस समय ये टेल्स बनी थी, या तो तब पानी गया था। 1350 में से 1343 टेल पे पानी पहुंचाने का किसी सरकार ने किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। आइए आप रोजगार के बात में आप एम्प्लॉयमेंट पे भी आ जाइए जरा। आप रोजगार पे मैं बताता हूँ, ये ध्यान में रख करके कि जो आप कह रहे हैं पब्लिक सब सुन रही है। अच्छी बात है, और पब्लिक को सुनाने के लिए आप आए हैं, और मैं भी आपके माध्यम से पब्लिक को सुनाना चाहता हूँ। रोजगार पे बता दीजिए, क्या कहा था, क्या हुआ? रोजगार पे मैं बताता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, 10,500 पक्की नौकरियां लगी। आप कल सुबह जो है ना आरटीआई ले लेना, 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, केवल 20,030 पक्की नौकरियां लगी। लेकिन हमारे 4.5 साल के कार्यकाल में, सुनिए शशि जी, सुनिए ना, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। जब वो बोल रहे थे ना, जब वो दरअसल पता क्या, मैं सत्ता पक्ष का हूँ, मुझे सबके जवाब देने हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनकी जमीन खिसक चुकी है। सर रोजगार पे बताइए ना, रोजगार पे बताइए, रोजगार पे ना। हमने 4.5 साल के अंदर हमने भाई सुनो ना, आप बोलिए ना, माइक आपके पास है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रोजगार पे आपने क्या कमिट किया था, कितना फुलफिल किया, ये हिसाब किताब का अब समय आ गया है। हमने 4.5 साल के अंदर 56,000 नौकरियां हमने जो है ना हमारे बेरोजगार भाइयों ने ज्वाइन कर ली है, और 17,000 वो जो है ना किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, किसी का इंटरव्यू चल रहा है, और वो भी जल्दी 2-3 महीने के अंदर वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। 73,000, सुनिए शशि जी, आराम से धैर्य सुनिए, मैं नहीं जाऊंगा, जब आप कहोगे अब जाओ तब जाऊंगा, और मैं चाहता हूँ सारे हरियाणा की जनता, देश की जनता सुने। 17,000 जो बकाया है वो भी 1.5-2 महीने पूरी कर लीजिएंगे। और आज सदन के अंदर विपुल गोयल जी ने बताया 2 लाख से भी ऊपर हमारे जो है ना निजी सेक्टर के अंदर लोगों को रोजगार मिला है। और आगे में बता दूं, इसके अलावा भी इसके ये सुना इन्होंने दिए ना सड़क, मेरी सुनिए आप, रही बात नहीं, इसके अलावा एक मसला, एक सुना जी, मुझे पकड़ना पड़ेगा आपका ये जो ना माइक मुझे पकड़ना पड़ेगा। अरे सर, मुझे आज तक सर इनके राज में नौकरियों की बोलियां लगा करती थी, लोगों का पढ़ाई के ऊपर से विश्वास उठ गया था। सब ये कहते थे कि पैसे इकट्ठे करो अब नौकरी लगेगी, और बाप बेटे को कहता था बेटा अब ये ना पढ़ ले, लेकिन इनके राज में बेटा बाप को कहता था पैसे इकट्ठे कर ले। आज प्रदेश के आप उधर ना चला जाए कभी, मैं सबको सुनाना चाहता हूँ, ना मैं सबको सुनाना चाहता हूँ। छोड़ दीजिए, मुझे एक सवाल सुनिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो बार बार लोग कह रहे हैं कि 40,000 नौकरियां चली गई, क्या ये सही है? ना बिल्कुल गलत है, मैं बताना चाहता हूँ। सुनिए भाई, सुनो मेरी बात, देखिए भाई, सुनो मेरी बात भाई, ये सुनी रहे ना। देखिए औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान जो चौटाला के राज में लगे थे वो हट गए थे, औद्योगिक सुरक्षा बल के हमने लगाए। गैस टीचर देखो, गैस टीचर आपने किया, गैस टीचर क्या किया, गैस टीचर पे क्या किया? हमने दोबारा उसको रिइंस्टेट किया, उनकी सैलरी बढ़ाई, हमने जेबीटी टीचरों को लगाया, हमने कंप्यूटर टीचरों को लगाया, हमने कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को लगाया। और 3 साल तक जो है ना, जो हमारे सक्षम योजना चलाई, जो पढ़ाई करने के बाद कोई रोजगार के लिए कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, बाप से पैसे ना लेने पड़े,
जो हमने 9,000 रुपये 100 घंटे काम के बदले देने का काम किया, ऐसी संख्या अपने हरियाणा के अंदर 40,000 है। इन लोगों के संबंध नौकरियां भी मुझे एक पॉइंट बता दीजिए कि जो इन तीनों का आरोप है कि 40,000 45,000 नौकरियां गई, क्या वो गई या नहीं गई? मैं उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा। देखिए मैं और गेस्ट टीचर को परमानेंट करेंगे या नहीं? देखिए ये सुनने का मादा रखें। अरे सर मेरे पास समय कम है, समय कम है। बोले ना, ये बोले ना। मैं सवाल कर रहा हूँ, उन तमाम लोगों ने अपने अपने क्वेश्चन रेज कर दिए। जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लग रहे थे, कच्चे कर्मचारी थे, वो ये तो है नहीं था, पक्के हैं, फार्दा टाइमिंग लगाए थे। अब जो पक्के जो लोग वहां पर लगे 18,218 वो निकलेंगे तो है ही। लेकिन सुनिए नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ, वो रोजगार थोड़ी है। 6 महीने की सैंक्शन लेनी, उसके बाद उसकी तनख्वाह लेनी, फिर साल के बाद हट जाना। लेकिन मतलब ये है, पक्का इंतजाम किया। मतलब ये है कि जो टेम्पोररी लगे हैं वो बाहर जाएंगे। नेचुरली देखिए लोगों को पक्का रोजगार सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं, पक्की नौकरी हम लोग। मतलब जो पहले लगे हैं कच्चे कर्मचारी वो बाहर। ये सुनिए, देखिए मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं बड़ा कम बुद्धि वाला आदमी हूँ, तो जरा अच्छे से समझ लो, जो कच्चे पे लगे हैं सब बाहर। देखिए जो कच्चे लग रहे हैं ना, वो कच्चे हैं भाई, वो कच्चे हैं। मतलब आप उनको पकाएंगे नहीं? पक्के करने वो जो है ना फैसला कैबिनेट वाले लेंगे। मुझे याद है 2014 में रामविलास जी घूम के कहते थे कोई कच्चा आम नहीं रहेगा, सब पक जाएगा। देखिए रामविलास जी ने उनको दोबारा रिइंस्टेट किया, इन्होंने सड़क पे बिठा दिया। चलिए, एक समय की कमी है, जो कई सारे इश्यूज उठे हैं। एक मंदिर का इशू है कि सरकार इतना क्यों उतावला है कि उसको टेक ओवर कर लिया जाए। देखिए मैं तो अपने विवेक से बताना चाहता हूँ, ऐसे भाई यार ये बोलते हैं, देखिए आप बोलिए ना। देखिए कई जगह ऐसे हुआ, जैसे अमरनाथ श्राइन बोर्ड बना है, जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना है। जब से श्राइन बोर्ड बना है वहाँ डेवलपमेंट बहुत हुई है। ये मुझे नहीं पता क्या इसकी पूरी जानकारी, उनको श्राइन बोर्ड बनाएंगे या जो है ना कैसे करेंगे। ठीक है, मैं इसे ईमानदारी के लिए चाहता हूँ, जहाँ श्राइन बोर्ड बने हैं, चाहे अमरनाथ का चाहे वैष्णो देवी का, वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है नेचुरली। चलिए, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। आज चूंकि वक्त इतना ही है और कई खास मेहमान जुड़े हुए थे, हमारा मकसद ये है कि विधानसभा के अंदर जो मसले उठते हैं हम बाहर भी उस पर चर्चा करें। और कुल मिलाकर के इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव सर पर है, ये विधानसभा का सत्र खत्म हुआ और वो लोकसभा की अनाउंसमेंट हुई, और उधर 2, 4, 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तय सीमा के अंदर हम कोशिश कर रहे थे, आज जरा मौसम कुछ मिजाज बिगड़ा था तो हमारा बना बनाया सेट जो है वो गड़बड़ हुआ। कल दोबारा कोशिश करेंगे कि मौसम ठीक रहा तो किस खूबसूरत सेट के साथ चंडीगढ़ से ये बजट स्पेशल लाइव चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।